चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का C2। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का C2 बताना है मुझे, है एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का C2। ठीक है, metallic magnesium has a hexagonal closed packing structure and the density is given to us। तो C2 में मुझे गिवन है HCP स्ट्रक्चर है और इसमें मुझे डेंसिटी गिवन है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर। Assume magnesium atoms to be spherical in shape of radius r। ठीक है, 74.1% of the space is occupied by the atoms। Yes, we know that। Calculate the volume of each atom and the radius r। ठीक, we are given the packing fraction, we are given the density। तो अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन गिवन है तो डेंसिटी को अपन कोरिलेट कर सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे भाई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है Z इफेक्टिव इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय होता है दैट इज राइट ना एवोगाड्रो नंबर, मैं उसको ऐसे लिख लेता हूं, और उसके बाद HCP में दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इनटू वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। ये अपने पास होता है। और जो पैकिंग फ्रैक्शन अपन को गिवन है दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय होता है दैट इज 4/3 pi r cube and divided by packing fraction में वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। मैं इस वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन मुझे गिवन है 0.74, Z इफेक्टिव इज 4/3 pi r cube डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। तो फिर मैं डेंसिटी को ऐसे लिख लेता हूं Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट डिवाइड बाय लिखता हूं Na और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन की जगह लिखता हूं 4 into 4/3 pi r cube and that will be multiplied by 0.7 ये अपन को क्या, ये आपको पता है 4 है, ये आपको पता है 24 है, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है 10 की पावर 23 है। बाकी आर अपने पास आ गया, अब जो मर्जी चाहे कैलकुलेट कर लो। डेंसिटी इज गिवन टू, सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच एटम। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम है ऑफ हेक्सागन का वो अपन को पता है कितना होता है, उसको डिवाइड बाय 6 कर देना। ये हेक्सागन है इसलिए मुझे इसको 6 लिखना पड़ेगा, सॉरी है, ये अपन को 6 करना पड़ेगा क्योंकि ये हेक्सागन है। अगर FCC होता तो अपन 4 करते, अदरवाइज अपन को ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, राइट दैट, अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको और आंसर बता देते हैं। यहां से आपके पास रेडियस आ जाएगा और उसके बाद वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पर एटम, इससे आप रेडियस कैलकुलेट करो। बाकी सारा पार्ट आपको गिवन है, अगर आप चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूं 6 into 24 into 0.741 दैट इज डेंसिटी गिवन है अपन को, मैं डेंसिटी ऐसे लिख देता हूं। तो ये वाला पार्ट अपन को पता है व्हाट यू हैव डन, ठीक है। बाकी अपन डेंसिटी अपन को कितना गिवन था 1.74, that will be equal to Z effective is 6, atomic weight is 24 into 0.741 divided by, we can write that 6.023 into 10 की पावर 23
multiply by, we will write that it is 6 and multiply by 4/3 pi r। ये आपका आर क्यूब आ जाएगा, इससे आप आर क्यूब बता सकते हैं। और रेडियस कैलकुलेट करने के बाद आप वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन अपन को पता होता है √2/3 4r, r आ जाएगा तो यू कैन राइट दैट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पर एटम। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पर एटम तो अपन को वॉल्यूम तो पता होता है, will be equal to, that is volume of hexagon। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना होता है, that is √2/3 2/3 into 4r and divide by 6, that will be your answer। ये आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन करके आंसर बता सकते हो। किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है ना। So that is how we can predict your answer। फिर एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3 का अभी रुको, एक्सरसाइज 1 पूरा कर लेते हैं, पहले पार्ट 1 भी कर लेते हैं, पार्ट 2 भी करेंगे। E4 का 4th वाला, पार्ट 2 पार्ट 1 का E2 भी है और E4 भी है। मैं पहले एक बार E2 देख लेता हूं, फिर E4 देख लेता हूं। ठीक है, E2 में गिवन है why Zn is not crystallizes in a NaCl structure। तो अपन कहेंगे भाई Zn का साइज तो बहुत छोटा है ना, रेडियस रेशियो चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगर अपन रेडियस रेशियो चेक करेंगे तो Zn का साइज तो बहुत छोटा होगा सोडियम के कंपैरिजन में, और Cl के कंपैरिजन में, है ना, और Cl के कंपैरिजन में S का साइज बहुत बड़ा होगा। तो रेडियस रेशियो के हिसाब से अगर हम जिंक को ऑक्टाइडल वॉइड में रखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड विल बी वेरी लेस। फिर तो वहां रैटलिंग करेगा ना, वो बजेगा वहां, है ना, काफी ज्यादा शोर करेगा। क्योंकि अगर वॉइड का जितना साइज है उससे अपन छोटा एटम रखेंगे तो वहां पर वो रैटलिंग करेगा। मतलब वहां पर जैसे अपन कहेंगे किसी छोटे पैकेट में ना, किसी डब्बे में एक छोटे साइज का कुछ रख देते हैं उसमें, तो वो क्या करेंगे, अगर उससे वो वहां पर बचेगा। लेकिन अगर उतने ही बड़े साइज का, जितना बड़ा पैकेट है, अगर उतने ही बड़े साइज का रखेंगे तो फिर उसमें रैटलिंग नहीं होगी, वो एग्जैक्ट साइज होगा। तो अपन बता सकते हैं कि भाई जिंक आयन में क्या होगा। अगर हम इन केस ऑफ जिंक वी कैन राइट दैट रेडियस रेशियो की बात करेंगे, अगर अपन जिंक की और सल्फर की, सल्फाइड जो अपन को गिवन है रेडियस ऑफ सल्फाइड, है ना। तो रेडियस ऑफ सल्फाइड जो होगा दैट इज, अगर हम इसको ऑक्टाइडल वॉइड में रखेंगे तो अपन इसको क्या ले लेंगे, 0.414 ले लेंगे, दैट इज ऑफ ऑक्टाइडल वॉइड। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें जिंकाइन जो होगा वो तो टेट्राडल वॉइड में होता है। अगर ऑक्टाइडल वॉइड में रखेंगे तो टेट्राडल वॉइड में तो 0.225 होता है, और अगर ये 0.225 था तो सल्फर का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। उतने बड़े साइज के एटम थोड़ी होते हैं, ठीक है। सो इट विल बी अनस्टेबल, क्योंकि अगर अपन कैलकुलेट करें इसको कि भाई 0.2, ये एक रेशियो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि इसका साइज जो होगा होना चाहिए इतना, और अगर अपन ये ले लें 0.2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन 0.414, अगर इस साइज को इस साइज में रखें तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर फिर अगर इस साइज को इस साइज में रखेंगे तो रैटलिंग होगा, वहां पर अनस्टेबल होगा सॉलिड, तो फिर डिस्प्लेस होगा, फिर तो उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपन नहीं बना सकते उसको, दैट वाज द रीजन, क्योंकि इट विल बिकम अनस्टेबल। दूसरा अपन को गिवन है एक रैंडमली किसी ने पूछा, दैट इज B6 भी पूछा है,
और C11 भी पूछा है। एक मिनट में B6 भी चेक कर लेता हूं और C11 भी चेक कर लेता हूं। B6 में अपन को गिवन है दैट इज B6 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का B6, लेकिन B6 तो है ही, और C11 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का। अच्छा एक मिनट रुको, ये तो पार्ट 2 है, अभी पार्ट 1 का E2, पार्ट 1 का E2 मैं बता चुका हूं, मुझे पार्ट 1 का बताना है E4 का फोर्थ पार्ट। KBr crystallizes as an NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, ये भी अपन ऐसे बता ही रहे थे, इसमें बिल्कुल वैसे ही अपन को उसमें बताना है। K पॉजिटिव का साइज अपन को गिवन है कितना, 1.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और Br का साइज मुझे गिवन है दैट इज 1.95 एंगस्ट्रॉम। अब अपन को गिवन है हाउ मेनी पोटेशियम आयन एंड हाउ मेनी ब्रोमीन आयन इज प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, वो तो 4 हो जाएगा। Assuming the additivity of ionic radii, what is A? हाँ तो ठीक है, what is A तो फिर बता देंगे। B वाले पार्ट में यहाँ पर Br नेगेटिव है, यहाँ पर पोटेशियम होगा और फिर Br नेगेटिव होगा, तो A का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये Br होगा, ठीक है ना। तो ये तो फिर बता सकते हैं, ट्वाइस ऑफ R Br नेगेटिव और ट्वाइस ऑफ R K पॉजिटिव इज इक्वल टू A, वो बता सकते हैं अपन। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द परफेक्ट KBr क्रिस्टल, ठीक है। अगर A का वैल्यू अपने पास है तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपन लगा के बता सकते हैं, है ना। 4 इंटू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KBr और डिवाइड बाय Na इंटू A क्यूब, ठीक है। तो अपन डेंसिटी बता देंगे। अब D की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की बात। What minimum radius ratio is needed to prevent the anion-anion contact? मतलब अपन क्या चाहते हैं कि वो चाहता है कि जो आपने FCC यूनिट सेल बनाया है ना, उस FCC यूनिट सेल में क्योंकि anion-anion कांटेक्ट होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव जैसे अपन NaCl स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, तो अपन कहते हैं एक फेस सेंटर एटम ऐसे, बाकी ये फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, ऐसे टच करता है ना एक फेस में, तो अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। वो चाहता है कि बताओ मैं क्या करूं रेडियस रेशियो में कि इनमें आपस में जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो अपन कहेंगे भाई देखो, इधर आप क्या बनाते हो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं, तो आप ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या करो, 0.414 से बड़े साइज का एटम रख दो। बड़े साइज का एटम रखोगे तो क्या, फिर ये आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे, ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो anion-anion कांटेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन कहेंगे साइज ग्रेटर देन 0.414 हमारा काम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, एनी साइज अगर आप रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन है, तो ये तो वो साइज होगा, ये रेडियस रेशियो वो होगा जिसमें एनाइन एनाइन कांटेक्ट होगा। अपन क्या करेंगे, रेडियस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और कहते हैं कैटाइन का साइज इससे बड़ा होना चाहिए। तो एनाइन एनाइन कांटेक्ट खत्म करने के लिए इसका साइज इससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एनाइन एनाइन कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अपन बता देते हैं, तो आप उसकी वजह से वैसे बता सकते हो कि एनाइन एनाइन कांटेक्ट कैसे खत्म कर सकते हैं अपन। तो कैटाइन का साइज अगर इससे बड़ा होगा तो इसमें मैक्सिमम साइज कितना रख सकते हैं अपन, 0.414, उससे बड़ा होगा तो एनाइन एनाइन कांटेक्ट खत्म। पार्ट 1 का E2, ठीक है। पार्ट 1 का फिर मुझसे पूछा है सेकंड का, पार्ट 1 के B1 का सेकंड डायग्राम, ओके। पार्ट 1 के B1 का सेकंड डायग्राम देख लेते हैं अपन। पार्ट 1 के B1 का सेकंड डायग्राम, B1 का सेकंड डायग्राम, ओके। पार्ट 1 के B1 का सेकंड डायग्राम, अगर आप सेकंड डायग्राम को चेक करोगे ना, तो जो वो एटम है ना नीचे, मतलब जो एटम रखा हुआ है B1 में, हाँ B1 में पेज चेंज हो रहा है इसकी वजह से,
तो जो एटम रखा हुआ है दैट एटम इज नथिंग बट द, अपन को बताना है, मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लूं कि क्या पूछ रहे हैं. Following diagram is shown in the identical cube such that the edge of second cube lies exactly in the middle of one of the cube 1 and cube 4. ठीक है. Okay. Has a corner of the body center of the cube 3. ठीक है. तो बॉडी सेंटर में तो अगर अपन कहेंगे कि भाई बॉडी सेंटर में रखोगे तो क्यूब 3 का बॉडी सेंटर होगा, तो वहां तो ऑक्टेट डिवाइड होता है. तो वो क्या पूछना चाहता है, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ स्फीयर. हाँ, तो क्यूब में तो कोई भी एटम हो, अगर वो कॉर्नर पे रखा हुआ है तो 1/8 होगा, और कोई हो ही नहीं सकता. तो किसमें अपन को फ्रैक्शन बताना है, 3 में, मतलब अगर 3 में पूछोगे कि उसका जो सेंटर में 3 में रखा हुआ है उसका 3 में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो अगर 1/8 वहां चला गया तो बाकी पार्ट किस में होगा, 3 में होगा. तो बता देते हैं. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, फेस सेंटर पे तो अपन को पता है हाफ होता है, और दूसरे वाले में जो सेंटर में होगा, फोर्थ वाले क्यूब में सेंटर वाले का 3 वाले का 1/4 पार्ट होगा. तो किसी के भी कॉर्नर पे होगा वो ऐसे होगा. ठीक है ना. दैट इज अवर पार्ट 1. पार्ट 1 में और कोई डाउट नहीं. पार्ट 2 की बात करते हैं. पार्ट 2 में अपन को गिवन है ए सेक्शन में कोई डाउट नहीं, बी सेक्शन करना है अपन को. B6 एक पूछा है, B6. ठीक है. B6 में मुझे गिवन है दैट इज कंसीडर ऑफ BCC अरेंजमेंट. ठीक है भाई, और अपन से पूछा गया अरेंजमेंट, एंड वी हैव ट्राइड दैट DEFD BD. ठीक है. तो BD मतलब बॉडी डायगोनल हो गया, फेस सेंटर हो गया, अलोंग द एज हो गया. तो ये बोल रहा है let these are the distances between the successive atoms located along the edge, face diagonal and the body diagonal in a unit cell. तो इनमें ऑर्डर बता दीजिए, मतलब क्या करना है अपन को. ठीक है भाई. तो अपन कहेंगे भाई ऐसे ना, अगर अपन को ऐसे बनाना है, वो कह रहा है कि भाई अपने पास एक यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल में आप डिस्टेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर को लिख दीजिए. तो या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है, अपन एक यूनिट सेल बनाते हैं पहले और फिर देखते हैं कि अपन को कैसे बताना है. अब तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, इस यूनिट सेल से अगर मैं एक कॉर्नर वाला आइटम ये रेज्यूम कर लेता हूं, तो अपन से वो कह रहा है कि भाई ये कॉर्नर आइटम है, अब आप डिस्टेंस बताना मुझे. ये वाला एक डिस्टेंस है, ये FD है. ये वाला एक डिस्टेंस होगा, थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि अपन लिख सके. ये फेस डायगोनल. ठीक है. ये एज लेंथ हो गया, ये DFD है, और ये DBD है, बॉडी डायगोनल. नाउ यू टेल मी द डिस्टेंस. इन तीनों में जो डिस्टेंस है उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा होगा, फिर बॉडी डायगोनल वाला. फेस डायगोनल वाला एटम तो इसको टच करता है, ये FCC यूनिट सेल. फेस डायगोनल वाला एटम तो टच करता है इसको, और ये एजेस जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं एजेस पे, वो टच नहीं करते आपस में. तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, DFD. उसके बाद तो अपन कहेंगे भाई D एज लेंथ वाला, फिर D फेस दैट इज बॉडी डायगोनल वाला. ये डिस्टेंस हो जाएंगे, बता देते हैं. C4 में कौन सा पार्ट का AB टाइप लेयर होगा, अभी आपको वेट करना पड़ेगा. BCC स्ट्रक्चर बोला है तो DBD बॉडी डायगोनल छोटा होगा ना. बॉडी डायगोनल कभी भी छोटा नहीं होगा, एज लेंथ बॉडी डायगोनल हमेशा बड़ा ही होगा.
अगर अपन अच्छा इसमें भी बॉडी सेंटर बोला है, बॉडी सेंटर, कंसिडर बॉडी सेंटर अरेंजमेंट। अच्छा बॉडी सेंटर अरेंजमेंट है, सो बीसीसी बोला है तो अपन उसमें भी चेक कर लेते हैं, ये एफसीसी है। अब अपन बीसीसी की बात कर लेते हैं क्योंकि सारा ही बता रहा था ना, तो अपन बीसीसी की बात कर लेते हैं। तो लो भाई बीसीसी कर दिया, कंसेप्ट अपन को करना क्या है, तो बीसीसी में बॉडी सेंटर अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया बॉडी सेंटर, है ना। तो अब उसने कहा है कंसिडर अ बॉडी सेंटर अरेंजमेंट, और वो कह रहा है कि भाई इसमें ना डी ई इज द एज सेंटर, ठीक है फिर कॉर्नर से ले लेते हैं अपन, हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक बॉडी सेंटर अरेंजमेंट लेना है और उसमें अपन को कॉर्नर से एज्यूम करना है और एटम की बात करनी है। तो बॉडी सेंटर अरेंजमेंट में एक कॉर्नर वाला एटम इधर होगा, फेस डायगोनल ये होगा, क्योंकि इधर नहीं होगा, ये डीएफडी हो जाएगा, फेस डायगोनल, और ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा, और ये एज लेंथ हो जाएगा। अब अगर बॉडी सेंटर बोलोगे आप, तो बॉडी सेंटर में ये वाला नहीं होगा, है बीसीसी में ये वाला नहीं होगा, फिर अपन को ये वाला कंसिडर करना पड़ेगा। तो बीसीसी में अपना ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मेरे ख्याल से उधर दिख रहा होगा, बट मैंने सोचा वो दिख नहीं रहा होगा, यही बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा, सबसे छोटा फिर यही हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, तो ये डी है ना, बॉडी डायगोनल, ये तो फेस डायगोनल हो गया, तो डी फेस डायगोनल हो गया। तो अगर बीसीसी अपन को दे रखा है तो अपन कहेंगे भाई इस केस में ना एज लेंथ, डी एज लेंथ स्मॉलर देन डी एफ डी, स्मॉलर देन डी बॉडी डायगोनल, लो भैया आ जाएगा अगर बीसीसी दे रखा है तो। दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास, दैट इज C4 और D7, C4 भी और C8 भी है, ठीक है भाई। C4 में फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन AB टाइप अरेंजमेंट ऑफ 3D is, अब अपन को चेक करना पड़ेगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जैसे अपन को गिवन है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब ना जैसे लेयर टाइप अरेंजमेंट होता है ना, तो मैंने पहले आपको बता रखा है लेयर टाइप अरेंजमेंट है ना, SCP होता है तो इट इज ए टाइप अरेंजमेंट SCP में, क्योंकि इधर फोर ऐसे होता है ना, 4 एटम लेयर में, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम ऐसे, तो यहाँ पर 4 एटम, फिर 4 एटम, फिर 4 एटम, तो SCP यूनिट से बनता है। बीसीसी अगर अपन बनाएंगे तो वो AB टाइप होगा, AB टाइप। AB क्यों, क्योंकि 4 एटम होंगे, फिर बॉडी सेंटर एक ही एटम होता है, फिर 4 एटम होता है, फिर एक एटम होता है, फिर 4 एटम होता है, तो वो लेयर्स अपन को ऐसे दिखेंगे। उसके बाद एफसीसी लिखते हैं, तो एफसीसी क्या होता है, इट इज ABC ऐसे होता है। तो ABC FCC कैसे होगा वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर ऐसे होता है। तो FCC में क्या होगा, विल राइट लाइक दिस, ठीक है, विल राइट लाइक दिस, ये अपने पास FCC अरेंजमेंट है, ये अपन बना लेते हैं भाई FCC अरेंजमेंट है। और इस FCC अरेंजमेंट में मैं क्या करूंगा, 3 एटम ये अज्यूम करूंगा, ये आपस में टच करते हैं, ठीक है, ये 3 एटम आपस में टच करते हैं, और ये तीनों एटम जो है वो फिर उसके बाद एक लेयर इधर, ये इस वाले का फेस सेंटर और एक बाहर वाले का फेस सेंटर अज्यूम करूंगा, और एक कॉर्नर एटम। अब जो प्लेन बनेगा ना, वो प्लेन आप देख सकते हैं कैसे बना, ऐसे एक प्लेन बना, तो इसमें ना रिपीटिशन होता है ऐसे, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये रिपीटिशन है, वापस रिपीटिशन होगा, ये एक एटम, पीछे वाला फेस और इधर वाले फेस के 2 एटम, ये एटम, और इसमें जो ये बनेगा ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर और इसका फेस सेंटर इधर, कॉर्नर नहीं फेस सेंटर, तो ये एटम इस दोनों के फेस सेंटर एटम, इसका कॉर्नर और इधर का फेस सेंटर, इधर का फेस सेंटर, फिर एक 3 का लेयर बना,
फिर एक 3 का लेयर बना, फिर एक 3 एटम का लेयर बनेगा ऐसे, ये इधर से ये 3 एटम का लेयर बना। तो ये जो एफसीसी यूनिट सेल होता है ना, इसमें 3 एटम का ऐसे ना, देखो इधर फेस सेंटर था, ये फेस डायगोनल था है ऊपर वाले फेस का, ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर वाला एटम, ये फेस डायगोनल था, और जबकि इधर कॉर्नर वाला एटम है, तो ये दोनों फेस सेंटर, ये कॉर्नर वाला एटम और ये 3 एक लेयर बनाएंगे, इधर भी एक लेयर बनाएंगे, तो ऐसे ही फिर एक इससे एक लेयर बनेगा। तो ये ना रिपीटिशन होता है, एक एटम, 2 एटम और 3 एटम, तो ऐसे रिपीटिशन होता है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, और फिर ऐसे रिपीटिशन होता है। मतलब एबीसी टाइप है तो एफसीसी होगा। अब अपन कहेंगे भाई एचसीबी में बताओ, तो अपन कहेंगे एबी टाइप होगा इसमें। वो कैसे? 7 एटम, 3 एटम, 7 एटम, 3 एटम, 7 एटम, ऐसे लेयर का अरेंजमेंट। दैट इज फॉर द एबीसी टाइप। तो ये एबीसी हो गया, ये एबी टाइप हो गया। अब अपन को गिवन है एबी टाइप, तो मैंने इसलिए बताया कि आप ना एबी इसमें भी था और एबी इसमें भी था, तो अपन को दोनों को कंसिडर करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एबी टाइप अरेंजमेंट इन 3D स्ट्रक्चर। तो एम्प्टी स्पेस में आपने यहां पर मुझे 32% भी दे रखा है और मुझे 26% भी दे रखा है, मेरे पास दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्पेस, क्योंकि 3D टाइप तो दोनों ही है, मैं दोनों ही आंसर बता सकता हूं। तो फिर आंसर अपन क्या बताएं इसमें? अपन कहेंगे भाई ये तो एचसीपी और सीसीपी की बात कर रहा है, तो सबसेक्शन के हिसाब से तो अपन आंसर 0.26 बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अपना आंसर क्या हो सकता है? 0.36 भी हो सकता है। सबसेक्शन में अपन क्या कर रहे हैं कि अच्छा उसने पूछा है कि एफसी मतलब सीसीपी बताओ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सब सेक्शन लिखा हुआ है ना ऊपर, तो उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि भाई मेरा आंसर 0.26 हो सकता है। लेकिन अगर इन जनरल पूछोगे तो मैं दोनों आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए वॉइड कितना था? 0.32, और इसके लिए वॉइड कितना होता है? 0.26। इसलिए मैं दोनों ही बता सकता था आंसर, क्योंकि मेरे पास दोनों ही आंसर है, दोनों एबी टाइप है। लेकिन ऊपर लिखा ना सीसीपी को ही कंसिडर करना है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को, तो फिर इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो अपन ये अज्यूम करके आंसर बी बता सकते हैं कि आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या इसमें क्लोज पैकिंग, दोनों में ही यही होता है, इसलिए आंसर अपन बी बता सकते हैं, वरना नहीं। फिर उसके बाद तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो C8 है, मैं C8 बता देता हूं। C8 में गिवन है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 1.28। ठीक है, रेडियस मुझे गिवन है और एफसीसी है। व्हाट इज द एक्सियल एज लेंथ ऑफ द कॉपर? हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अपन को, एक्सियल एज लेंथ ना, तो एक्सियल एज लेंथ मतलब कोई भी एज लेंथ बता दो आप, तो 4r इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, कॉपर +2 दैट इज अ कैटायन इज इक्वल टू √2a हो जाएगा, क्योंकि फेस डायगोनल से कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और हो जाएगा। आपने क्या किया, कॉपर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी यूनिट सेल ना, तो फेस सेंटर से कैलकुलेट कर देते हैं ना, तो आंसर आ जाएगा अपना। नहीं आ रहा क्या आंसर? बताओ। a इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 4r, है ना, पॉजिटिव, और r पॉजिटिव अपन को गिवन है कितना है भाई? √2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.2। ये लो भाई आंसर आ गया। तो ये रेडियस हो गया अपने पास। अब एज लेंथ विल बी इक्वल टू उल्टा, वही मैं सोचूं ये तो छोटा है, गड़बड़ हो जाएगा। 1.28 डिवाइड बाय √2 मतलब 1.414, 1.414 है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और क्या, लेकिन 3 से छोटे 2 गिवन है। हाँ, तो उतना तो नहीं होता था, 3.94 3.62 आ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन अपने पास C8 के बाद C4 था। एक मिनट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का B6 C11 मैंने अभी भी बताया। और देखो थोड़ी देर पहले जब मैंने यहाँ पर लिखा था ना SCP, तो अपन को एक बात पता है कि SCP में अपन ने लिखा था कि भाई A ऐसे था। BCC में अपन ने लिखा, BCC में लिखा था AB टाइप। फिर उसके बाद FCC लिखा था अपन ने, दैट इज ABC टाइप, है ना, ऐसे लिखा था। HCP में भी AB टाइप लिखा था। अगर इन सबको देखें अपन, तो अपन को ये पता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर सेम टाइप के एटम के लेयर रिपीट हो तो पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि देखो इसमें भी सेम टाइप एटम रिपीट नहीं है, मतलब कहीं भी ए या बी रिपीटेड नहीं है इनमें, इसमें रिपीटेड है, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन कम। तो आप बोल सकते हैं कि अगर सेम टाइप का एटम रिपीट होगा तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कम हो जाएगा। आंसर इज सी। उसमें बीच में तुम देखो ए भी रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है। फिर मेरे पास डी सेक्शन बताना है, पार्ट 2 का D7 भी बताना है, और पार्ट 2 का B6 C11 D5 भी, D5 भी बताना है, D7 भी बताना है। बताता हूं भाई। D5 में अपन को गिवन है हाइपोथेटिकल एटम सॉलिड हैव क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। A atom occupies the tetrahedral void. A atom occupying all the tetrahedral voids. ठीक है भाई, आपने कहा कि A atom occupying all the tetrahedral voids, मतलब A4 हो गया, A8 हो गया। आपने बोला क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC। A atom occupies the tetrahedral void, B atom occupy all the octahedral voids, so B4 हो गया। Octahedral voids, A and B atoms are of the appropriate size, ठीक है। मतलब इसका साइज जो था is cut, then type of voids and their numbers which are present in the area of cross section, ठीक है भाई। तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो मैंने आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो बताए हुए हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे गिवन है, वो प्लेन में बना लेता हूं एक बार, सो दैट कि आप इसीलिए देख सको कि करना क्या है अपन को। तो जो एटम्स जाएंगे वो मैं बता देता हूं भाई। एक तो कॉर्नर वाले एटम, उस प्लेन में ये कॉर्नर वाले, मैं सिर्फ उसी प्लेन के एटम बनाऊंगा, ये कॉर्नर वाले एटम जाएंगे। फिर उसके बाद ये फेस सेंटर एटम जाएंगे, क्योंकि यही प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये प्लेन की बात कर रहे हैं। अब अपन को एक बात पता है कि एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, दो ऑक्टाहेड्रल, और बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है सेंटर में। तो उस प्लेन में सेंटर का, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो प्लेन क्यूब के सेंटर से पास करेगा, तो ये ऑक्टा और ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड गया। और जो कॉर्नर के पास वाले टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड भी उसी प्लेन में लाई करता है, क्योंकि जब अपन एक यूनिट सेल बनाएंगे अगर, तो उस यूनिट सेल में कॉर्नर के पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना, वो एग्जैक्टली उसी प्लेन में लाई करता है ना। जैसे अपन कहेंगे हमारे पास ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो जो एक बड़ा क्यूब होता है, ऐसे अपन जो एक बड़ा क्यूब लिखते हैं ना ऐसे, तो इस बड़े क्यूब को अगर अपन 8 छोटे क्यूब में डिवाइड करें, तो जो एक छोटा वाला क्यूब बनेगा ना, इधर फेस सेंटर होता है, अगर इसको राइट ना, ये बैक वाला फेस सेंटर है, ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, और ये फेस सेंटर है। तो जब अपन इसको ना एक छोटे क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो छोटा क्यूब ऐसे दिख रहा होगा। 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड करेंगे तो वो ऐसे बनता है।
थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो वो जो क्यूब बनेगा ना अपने पास वो ऐसे होता है, ठीक है ना। एक क्यूब अपन को दिखेगा, जो क्यूब ये बैक फेस सेंटर है, तो इसको जो बनाएंगे अपन वो ऐसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक क्यूब निकालेगा। ये जो क्यूब बनेगा ना, छोटा क्यूब, इस क्यूब का जो सेंटर होगा ना वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल का सेंटर होगा। मतलब अगर इसका एज लेंथ ए है तो छोटे क्यूब का एज लेंथ जो होगा ना, छोटा क्यूब जो बनाया बने, वो छोटे क्यूब में एटम्स का पोजीशन आप एक बार देख सकते हैं। अब क्योंकि अपन काफी टाइम पढ़ चुके हैं कैलकुलेशंस, इतना ज्यादा पढ़ चुके हैं ना सॉलिड स्टेट, कि अब उसे मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक है इधर, फिर ये फेस सेंटर एटम बना देता हूं। तो एक इधर तो एटम होगा नहीं, लेकिन इधर फेस सेंटर, इधर एटम होगा, इधर एटम होगा और इधर एटम होगा। बाकी पोजीशन पे एटम नहीं है। बाकी पोजीशन पे क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इधर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये सेंटर है, ये एज सेंटर है और ये भी एज सेंटर ये वाला। तो इसका जो सेंटर होता है ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इस छोटे क्यूब का सेंटर होगा वो इसके ही प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन की अपन बात कर रहे हैं। तो उसमें अपन को पता चल गया क्या क्या आ रहा है भाई। मतलब 3 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, वो बता दिया अपन ने। अब था D7। D7 में वी हैव सीन दैट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है D7 में, अब आप एक बात देखो, जितने जैसे ये क्यूब छोटा क्यूब बना है ना, इसमें से मैंने एक छोटा क्यूब निकाला। अब आप छोटे क्यूब के जो सेंटर्स हैं, छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड का सेंटर, तो छोटे क्यूब का जो सेंटर है ना, जो 8 इसमें छोटे क्यूब हैं उनके सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो वो स्ट्रक्चर बन गया जो अपन को गिवन है D7। D7 का वो स्ट्रक्चर है जो छोटे क्यूब के सेंटर से अगर अपन ज्वाइन कर दें सभी 8 छोटे क्यूब को, बड़े क्यूब में 8 छोटे क्यूब जो बनाए हमने, उनमें से सभी छोटे क्यूब का सेंटर ज्वाइन करें तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा जो D7 में गिवन है। तो अपन ये देख लेते हैं कि अच्छा, फिर तो जो D7 में स्ट्रक्चर गिवन है उसमें जो शेडेड एरिया गिवन है उसका कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉर्नर होगा। तो अगर कॉर्नर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो हमारे यूनिट सेल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा, अच्छा कॉर्नर पे है, फिर तो वो 8 यूनिट सेल को कॉमन होता है। इसका मतलब है इसका सेंटर जो वो टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो अगर इसका सेंटर अपने वो शेडेड एरिया का सेंटर है, कॉर्नर है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना पार्ट आएगा अपने इसमें, तो अपन कहेंगे कॉर्नर से तो हमारे क्यूब में 1/8 पार्ट आता है। तो हर एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट आएगा, तो कितना आएगा टोटल, एक फुल टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा इसमें। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो अपन कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इधर होते हैं और वो तो शेडेड एरिया में आएंगे ही नहीं, लेकिन सेंटर में जो होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो तो आएगा ना, हाँ उस शेडेड एरिया में वो उसको तो आना ही चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 1/8 फ्रॉम ईच कॉर्नर, जो शेडेड रीजन होगा ना उससे 1/8 फ्रॉम ईच कॉर्नर, और एक जो सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा इसमें कर देते हैं। 1 full tetrahedral void and 1 full octahedral void, that is D7। अभी we'll read that। D5 पूछा था किसी ने, मैंने बता दिया शायद D5, हाँ D5 बता दिया, D7 भी बताया। अभी टोटल D2 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 का D2 भी पूछा था किसी ने, तो अपन D2 भी देख लेते हैं भाई। D2 में अपन को गिवन है यू आर गिवन द 4 आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, उसी से तो अब तक अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर वॉइड्स एंड ट्रायंगुलर वॉइड्स कैन बी क्रिएटेड,
उसमें क्या है, 4 अगर दे रखे हैं इक्वल साइज के, तो अपन ट्राइंगुलर वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड मैक्सिमम नंबर बताना है, तो भाई 4 से स्क्वायर प्लेनर बना दो तो एक ही स्क्वायर वाइड बनेगा। आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक स्क्वायर वाइड बनेगा और ट्राइंगुलर वाइड ऐसे बना देते हैं। ये एक ट्राइंगुलर वाइड है और ये एक ट्राइंगुलर वाइड है, दो ट्राइंगुलर वाइड बन जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, वो D2 हो जाएगा। D7 बता दिया मैंने, E2 एंड E7। उसके अलावा कुछ और है? E2 E7 E6, एक मिनट भाई, E2 E7 एंड E6, ठीक है। अब अपन को इसमें बताना है कि द टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय सीसीपी अरेंजमेंट, सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, of Cl negative in a rock salt structure is, टेट्राहेड्रल वॉइड तो वेकेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है सोडियम आयन। रॉक सॉल्ट लिखा ना उसने, मतलब NaCl की बात कर रहा है, तो सोडियम होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऐसे होता है ना, इधर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सोडियम होता है, इधर क्लोराइड होता है FCC में, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड तो खाली पड़े होते हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर में। E2 E6 है, E7 और E6 भी है और E7 भी है, ठीक है भाई। E6 में we can write that, अब अपन E6 की बात कर लेते हैं। E6 में मुझे गिवन है स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, Mg, ये मैंने आपको बताया हुआ है, स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बता रखा है MgAl2O4 जैसे, या फिर अपन इनको इन जनरल लिख सकते हैं Ab2O4 जैसे, ये लिख सकते हैं या फिर आप ये लिख सकते हैं, और इससे FCC बनाते हैं 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ये 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये मैंने आपको बता रखा है। अब मैं आपको चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रखा है, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो अपन से कहा गया कि भाई ये कैटाइन है मैग्नीशियम +2 बाइवेलेंट वाला, और ये ट्राइवेलेंट वाला है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 8 और ये टोटल -8, तो ऑब्वियसली बात है अपन को वैसे ही रखना पड़ेगा। So A cation occupies 1/8 of the tetrahedral holes and B atom occupies 1/2 of the octahedral hole. That is correct. वो तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है स्पाइनल स्ट्रक्चर में। वन ऑप्शन करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से we got the structure है, अपन को जरूरत नहीं आगे पढ़ने की। E7 की बात करते हैं। In a crystal structure of diamond, carbon atoms add up. हाँ तो ठीक है, अपन को पहले से पता है, मैंने आपको लास्ट में जो अदर स्ट्रक्चर्स लिखवाए थे, उन अदर स्ट्रक्चर्स में वी हैव रिटन दैट ये स्पाइनल भी था उसमें, परवोस्काइट भी था उसमें, ये स्ट्रक्चर भी था उसमें, जिसमें अपन ने लिखा था CaTiO3। दीज कंपाउंड्स अपन ने इसको सॉलिड स्टेट में, लास्ट में भी अगर आप चेक करोगे तो जो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़े ना, तो इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो फेरी मैग्नेटिज्म होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये FCC यूनिट सेल बनाएगा कॉर्नर पे, सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ये फेस सेंटर पे, ये भी पढ़ा अपन ने, ये भी पढ़ा अपन ने, और डायमंड भी पढ़ा अपन ने। डायमंड स्ट्रक्चर में एज जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, और जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि FCC अरेंजमेंट by carbon atom and alternate tetrahedral void by carbon atom।
तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया कि 50% टेट्राहेड्रल खाली पड़े होंगे। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया कि 50% टेट्राहेड्रल खाली पड़े होंगे। तो डायमंड स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे अगर एफसीसी अरेंजमेंट मतलब कार्बन 4 और 4 कार्बन फॉर एफसीसी एंड 4 कार्बन फॉर टेट्राहेड्रल 4 कार्बन इन टेट्राहेड्रल। तो अगर 4 कार्बन टेट्राहेड्रल में भी चले गए तो Z इफेक्टिव कितना होगा? 8 हो गया। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। In crystal of diamond, carbon atoms adopt FCC arrangement along with occupancy of 50% tetrahedral holes. मेरे ख्याल से अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को। फिर उसके बाद E8 नहीं है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड हीटिंग ऑन 760 चेंजेस टू, अगर हीट करोगे तो मेल्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम कर दो। तो नेक्स्ट विल राइट F6 F2 में मुझे गिवन है which of the following statements are correct in context of point defect in a crystal। पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। और अगर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पढ़ा हुआ है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि भाई AgCl हैज अ एनाइन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड CaF2 हैव Schottky defect. AgCl has cation Frankel defect and CaF2 has anion Frankel defect, ठीक है। फिर अपन को गिवन है AgCl as well as CaF2 have anion Frankel defect। फिर अपन को गिवन है AgCl as well as CaF2 have Schottky defect। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे AgCl, ये आपने मुझे BCC बता रखा है, और CaF2 ये आपने मुझे बता रखा है FCC। ये फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें अपने पास यहाँ पर AgI एट सेंटर या AgI और Cl नेगेटिव आयन वाइस वर्सा कहीं भी हो सकता है। बट अगर एक ही यूनिट सेल अज्यूम करें कि भाई अपन ये छोटा और ये बड़ा, ये स्मॉल होगा, ये लार्ज होगा, और इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे भाई कैल्शियम होता है एट द कॉर्नर्स CaF2, ये FCC अरेंजमेंट बनाएगा, दिस इन ये +2 है, दिस विल बी इन द टेट्राहेड्रल। ये काफी छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, या ऑलमोस्ट वी कैन से दैट इक्वली भी हो सकते हैं, बट छोटा कैटायनिक पार्ट जो होता है वो जनरली अपन, क्योंकि 2 पॉजिटिव आ गया ना फ्लोरीन के शेल से, नेक्स्ट शेल में ही तो ये है। तो अगर हम चेक करेंगे फ्लोरीन के बाद फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको चेक करते हैं पहले। ये तो पक्का है कि अपन को आइडिया है कि भाई AgCl विल बी ना, क्योंकि AgBr में दोनों टाइप का डिफेक्ट होता है, लेकिन AgCl में बॉडी सेंटर्ड है, पैकिंग फ्रैक्शन कम है, तो डिसलोकेशन इफेक्ट होगा। मतलब इसमें तो मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करूंगा। अब अपन को ये चेक करना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो किस टाइप का, जो छोटा होगा वो दिखाएगा, वो इट इज सो, क्योंकि उसमें 32% एम्प्टी स्पेस था। तो मैं कहूंगा अगर 32% एम्प्टी स्पेस है तो कैटायनिक डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, कैटायनिक डिसलोकेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। बोथ आर आयनिक सॉलिड, मतलब ये भी आयनिक सॉलिड है, ये भी आयनिक सॉलिड है, इनमें अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, बट इसमें सिंस पैकिंग फ्रैक्शन कम है इसलिए मैंने कहा कि कैटायनिक डिसलोकेशन के मतलब ज्यादा होंगे, डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मिसिंग के चांसेस नहीं हो सकते कि दोनों मिस हो जाए ऐसे,
मिसिंग के चांसेस तभी बनते हैं जब अपन कहते हैं कि पैकिंग बहुत ज्यादा हो, मतलब अगर एफसीसी टाइप अरेंजमेंट हो तो मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मुझे इसमें चूज करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है, वो भी केटाइनिक डिस्प्लेसमेंट से। इसमें इसमें मैं कहूंगा कि भाई एफसीसी है, शॉर्ट की भी बता सकता हूं और फ्रैंकल भी बता सकता हूं। अगर दोनों में से चूज करना पड़ा किसी एक को तो क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि भाई अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो शॉर्ट की डिफेक्ट में मैं कहूंगा इसके एक के बदले इनको दो मिसिंग होने पड़ेंगे, इसके एक के बदले इसके दो मिसिंग होने पड़ेंगे। इसके एक के प्लेस पे इसके दो मिसिंग होने पड़ेंगे क्योंकि CF2 है, चार्ज बैलेंस होता है, देयर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मेरे को पता है दोनों में चार्ज बैलेंस होगा। तो एक के कंपैरिजन में दो मिसिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फ्रैंकल बता दूं? फ्रैंकल इसलिए बता सकते हैं अपन क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है और इसका साइज काफी छोटा होगा, और एफसीसी में दोनों ही टाइप के वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल भी होता है, ऑक्टाहेड्रल भी होता है। तो फिर इसके डिसलोकेट होके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे तो बड़ा ही है ना वो वॉइड। अगर इससे छोटा होता तो अपन कहते हैं कि नहीं नहीं कैसे जाएगा उधर, तो इसका साइज ही बड़ा है। नहीं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इससे बड़ा है इसलिए डिसलोकेट होके वहां जाने के चांसेस बन सकते हैं। इसके एक के बदले दो को मिसिंग होना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम, लेकिन इसके सिंस दोनों टाइप ऑफ वॉइड में छोटा वॉइड फिल्ड है, अगर यही चीज अपन कहते हैं ना कि अगर यही चीज NaCl की बात करते हैं तो मैं इसमें डिसलोकेशन की बात मना कर देता। Cl नेगेटिव एट द कॉर्नर्स एंड सोडियम एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड में थोड़ी चला जाएगा सोडियम, भाई इसका साइज तो बड़ा होगा 0.414 ना विद रिस्पेक्ट टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये तो 0.225 है जो कि 0.414 में जा सकता है। तो इसमें फ्रैंकल हो सकता है लेकिन एनाइन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है एनाइन। इसमें कैटाइन के रिस्पेक्ट में फ्रैंकल हो सकता है, शॉर्ट की दोनों के रिस्पेक्ट में होगा तो कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। इसमें शॉर्ट की के होने के चांसेस कम है, एक के बदले दो को मिसिंग होना पड़ेगा, एक के बदले एक को मिसिंग होना है तो चल जाता है। तो डिसलोकेट होगा वो भी एनाइन के रिस्पेक्ट में। अब अपन देखते हैं क्योंकि दोनों ही कंपाउंड से उन्होंने सारे ऑप्शन बनाए थे। AgCl एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं, कैटाइन छोटा है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो पहले बी ऑप्शन में AgCl has cationic Frenkel defect and CaF2 has anionic Frenkel defect, और एक और ऑप्शन अपन को गिवन है AgCl में AgCl has AgCl as well as CaF2 दोनों में ही Frenkel defect है। हाँ तो सी ऑप्शन भी करेक्ट, नहीं दोनों में एनायनिक फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं, इसमें कैटायनिक होगा इसमें एनायनिक होगा क्योंकि जो छोटा होगा उसी के रिस्पेक्ट में अपन डिसलोकेशन बताएंगे। दैट इज अबाउट योर आंसर। अब बताओ भाई, एक्सरसाइज 2 भी दिया था, एक्सरसाइज 2 दिया था सर 3 दिया था। एक्सरसाइज 3 दे कर लेते हैं अपन। चलो भाई, एक्सरसाइज 3 में एक्सरसाइज पूरा 3 दिया था या मतलब पार्ट दिया था एक? पार्ट 2 दिया था। चलो अपन पार्ट 2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो पार्ट 2 में बता दो
पार्ट 2 का 70। हमने सॉलिड स्टेट कुछ ज्यादा ही डिस्कस कर लिया मुझे लग रहा, बार बार, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया नहीं था शुरू से, तो लग रहा था कि पता नहीं बच्चों को ऐसा ना हो, कुछ हेजिटेशन हो। Which type of following compounds is likely to show both Frankel defect and Schottky defect? AGBR आंसर है in its crystalline form। AGBR में तो दोनों डिफेक्ट्स होते हैं ना। फिर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का 5। एक मिनट, तो उसका आंसर सीजियम क्लोराइड दिया था। नहीं सीजियम क्लोराइड नहीं होगा, सीजियम क्लोराइड दिया हुआ है, नहीं ये तो सभी जगह लिखा हुआ है। सीजियम क्लोराइड को छुपन एक बार चेक कर लेंगे फिर, लेकिन उसका ध्यान रखना चेक करने का कि मतलब अपन को बताना है, ये तो क्लास में ही बताया हुआ है मैंने, क्योंकि होते ही है एजीबीआर में दोनों टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। एजीबीआर में बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, ये तो सारे बुक्स में भी मेंशन है, अपनी शीट में भी मेंशन है। चलो अपन देख लेंगे उसको, मतलब लेकिन शीट में देख लेना, अगर मैंने कहा शीट में मेंशन है तो, नहीं होगा तो फिर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो 100% गिवन है बेटा, इसलिए मैंने उसको वो ज्यादा नहीं देख रहा मैं, क्योंकि वो गिवन है अपन को। क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा है किसी ने, 14th वाले में गिवन है अपन को, consider the following solid 1 and 2 with the position of atom as shown below. The radius of atom are shown as shown below. The radius of B atom is twice of radius of A atom. Okay. वो AGBR बेटा सभी जगह लिखा हुआ है, अपन एक बार उसको चेक भी कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम उससे पूछ लेना, देखिए ठीक है। ठीक है, दो सॉलिड अपन ने यूनिट से लिए, सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, अपन को गिवन है रेडियस ऑफ बी एटम इज ट्वाइस, तो रेडियस ऑफ बी एटम इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए एटम। ठीक है, द यूनिट एज लेंथ इज 50% मोर देन सॉलिड इन 2 देन इन 1। अच्छा, मतलब एज लेंथ ऑफ मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1। तो सॉलिड 2 का एज लेंथ 50% ज्यादा है ऑफ सॉलिड 1। द यूनिट एज लेंथ ऑफ इज 50% मोर। नहीं भाई, इसको अपन A1 ऐसे करते हैं, उसको ना ऐसे, A1 अगर ये है तो A 1.5, A2 जो है 1.5 ऑफ A1 हो गया, 50% ज्यादा होगा ना, तो मतलब 1.5 बन हो गया, ऐसे करना था, 50% होता है, A भी ऐड करना पड़ता है उसमें। What is the approximate packing efficiency of the solid 2? Packing efficiency, radius given है, वॉल्यूम गिवन है, दोनों के Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें A एटम ही रखा हुआ है सेंटर में, उसमें B एटम सेंटर में, और पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है ऑफ सॉलिड 2। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने के लिए और सॉलिड देखने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। एक सेकंड, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये कह रहा है कि भाई कंसिडर द BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऑफ 1 and 2, द पोजीशन ऑफ एटम्स shown below. The atoms are given to us, the radius of B atom is twice that of radius of A atom. ठीक है, the unit edge length of is 50% more in solid
2. ठीक है. What is the approximate packing efficiency of this? Packing efficiency of this. तो पैकिंग फ्रैक्शन में मतलब क्या बोला था? रेडियस ऑफ, तो ठीक है ना, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो मतलब ऐसे लिख लेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी मतलब हो गया अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है ना. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो अपन क्या कहेंगे, इसमें तो a1 क्यूब आ जाएगा और z कितना आ जाएगा फर्स्ट वाले में, सॉलिड 1. ये 1 के लिए कर लेते हैं और सॉलिड 1 के लिए लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, विल राइट दैट एज लेंथ ना. तो aq विल बी द एज लेंथ. ये 2 into 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा. और इधर लिखूंगा तो सॉलिड 2, तो सॉलिड 2 लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, एक a एटम है एक b एटम है, तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब, ये a एटम है, प्लस 1 into 4/3 पाई r क्यूब, ये b एटम है ना, पाई r क्यूब, ये b एटम है, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, a2 का क्यूब. और a2 के क्यूब में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी तो अपन को पता है, पैकिंग एफिशिएंसी दैट इज 0.68%. और अगर इसमें अब यहां से चेक कर लेते हैं, a2 का वैल्यू a1 से एज लेंथ बढ़ गया और रेडियस ऑफ a इज ट्वाइस, तो इसको इससे कोरिलेट करेंगे ना, ये a1 हो गया, a का रेडियस है, मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a1 इंटू डिवाइड बाय 2 इंटू 10 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ और b वाले में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करता हूँ, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा. लो भाई, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया अपने पास. तो इस वाले वैल्यू को इसमें कोई तो शॉर्टकट होगा, इतना कैलकुलेशन तो नहीं पूछेंगे अपन से, लेकिन फिर भी चलो अपन तो कैलकुलेट कर लेते हैं. कभी कभार थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसको अपन को कैलकुलेट करना ही होता है. तो 1 into कर लेता हूँ 4/3 पाई r क्यूब ना, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं पैकिंग एफिशिएंसी. इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 0.68 होती है, इंटू a1 का क्यूब डिवाइड बाय 2 और डिवाइड कर देता हूँ क्या, 0.68 होता है ना जब इक्वल होता है, तो 1 into 4/3 पाई r क्यूब rb क्यूब और डिवाइडेड बाय a2 क्यूब, और a2 क्यूब क्या है अपने पास, ये है. अब a2 क्यूब ये होगा तो इसमें भी a1 आ जाएगा अपने पास, इसमें भी a1 क्यूब था, इसमें रेडियस का भी प्रॉब्लम आएगा. रेडियस ऑफ b इज ट्वाइस ऑफ दैट रेडियस ऑफ a. नहीं, मुझे लग रहा बगैर कैलकुलेशन के ज्यादा इजी लग रहा था मुझे, क्योंकि इसमें अपन ऐसे कर लेंगे ना, वेट करना है 1 मिनट अपन देख लेते हैं. तो इधर अपने पास आया, अपन कैलकुलेट ही कर देते हैं अपन, ये a2 था, ये अपने पास आ जाएगा 1 into 4/3 पाई r क्यूब r a क्यूब प्लस 1 into 4/3 पाई r a क्यूब. r a क्यूब क्या है अपने पास, ट्वाइस ऑफ r a क्यूब, डिवाइडेड बाय अपने पास था a1 का क्यूब, और a1 कितना था 1.5, a2 कितना था 1.5 ऑफ a1 है ना. तो इसमें से r a क्यूब को अपन बाहर निकालते हैं, ये 2 को इधर ले जाते हैं. मुझे लगता है ये 0.68 अपन को गिवन है ना, ये वाला पार्ट अपन को गिवन है 0.68. तो अपन क्या करेंगे,
इसमें से तो निकालते हैं कॉमन, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ गया मेरे पास, तो 1 + 2 ये मेरे पास गिवन है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ए क्यूब डिवाइड बाय 1.5 ऑफ a1 प्लस में करता हूँ दैट इज 2 × 4/3 पाई आर क्यूब है a क्यूब और डिवाइड बाय 1.5 ऑफ a1। अब मुझे 1.5 ऑफ a1 ये मुझे गिवन है, a1 का क्यूब है, ये क्यूब था मेरे पास, मैंने इसको क्यूब नहीं किया, ये क्यूब था, मैंने इसको क्यूब नहीं किया, ये भी मुझे क्यूब करना पड़ेगा। अब मुझे क्या ना, ये वाला पार्ट जो गिवन है ना, ये वाला पार्ट 1.51 का क्यूब बाहर निकल के बाकी पार्ट मुझे गिवन है, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ। और 4/3 पाई आर क्यूब को भी मैं a1 का क्यूब को भी कहीं ना कहीं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन F2 कैलकुलेट करना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 4/3 पाई आर ए क्यूब डिवाइडेड बाय 1.5 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय a1, तो a1 का क्यूब ये मेरे पास गिवन है। मैं इसमें से ये बना सकता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन का हाफ होगा वो, ये PF1 का हाफ हो जाएगा। तो PF1 कितना होता है 0.68, तो अपन लिखेंगे ये 0.68 का हाफ हो जाएगा। और इसको ऐड करना है तो ये तो आ जाएगा मेरे पास प्लस, मैंने उसको प्लस करना है, प्लस कितना है अपने पास, ये तो इसको बाहर ले लेता हूं, तो ये तो 0.68 डिवाइडेड बाय का कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1.1, मतलब 1.5 का क्यूब ये आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास कितना है ये पैकिंग फ्रैक्शन में, दिस विल बी व्हाट, ये आया था 0.68 का हाफ इंटू 1/1.5 का क्यूब, और प्लस करूंगा 0.68 डिवाइडेड बाय 1.5 का क्यूब। भाई देखो कैलकुलेशंस अब अपन कर लेते हैं, आप बता देता हूँ। सर RB 2 RA था तो क्यूब किया तो 8 RA क्यूब होगा ना। कहाँ पर है RA, अच्छा रुको, अपन ने RB किया था ना, तो ये 2 था, इसको क्यूब नहीं किया मैंने, ये 2 था तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं वैसे लिख लिया ना अपन ने, जबकि ये होल लिखना था अपन को। ठीक है, तो मैंने इसको 8 कर लिया और 8 इस तरीके से बना दिया ये, अभी ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। मतलब वो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ही था, क्योंकि यही इसका इजीएस्ट वे था सॉल्व करने का फटाफट। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास था, क्वेश्चन नंबर 14 भी है और 16 भी है। अच्छा 14 तो हो गया, मैं पहले ऊपर ही देख लेता हूँ क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो पहले 5 चेक कर लेते हैं अपन। Which belongs to the scheme of alignment of the magnetic moment of the antiferro substance। हाँ, तो एंटीफेरो सब्सटेंस में तो अपन ने लिखा था ना कि भाई इसमें ऑर्बिटल नहीं, बस इसमें डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 होना चाहिए। तो इनमें से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ये बताया तो था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था अपन ने। तो किसमें 0 आ रहा है, फोर्थ वाले में ऊपर नीचे सारे के सारे पेयर टाइप है, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में ये मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है फोर्थ वाले में, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। 5 के बाद 16 और 14 है, मैं 14 कर लेता हूं, 14 हो गया, 16 करना है। The ratio of number of atom present in a simple cubic body centered and face centered cubic structure is। अरे भाई उसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक में 1 था, उसमें 2 था और इसमें 4 था, तो ये रेशियो आ गया अपने को। वो Z इफेक्टिव पूछा ना,
16 के अलावा और क्या है? आपको एक बार बोला सर, एक बार Z इफेक्टिव इन फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड में Z इफेक्टिव बता दीजिए। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का Z इफेक्टिव की क्या जरूरत है, लिखा तो है वो भाई। Z इफेक्टिव ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, फ्लोराइड बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा। कैल्शियम एट द कॉर्नर्स, कैल्शियम कॉर्नर में होगा और कैल्शियम फेस सेंटर पे होगा। एक बाहर वाला फेस, एक पीछे वाला फेस। तो ये कैल्शियम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, कैल्शियम क्या हो गया कॉर्नर पे, तो कैल्शियम हो गया कितना 1/8 into 8 फ्रॉम द कॉर्नर, और फेस सेंटर पे हो गया 1/2 into 6 फेसेस हो गए। ये कैल्शियम हो गया। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो होता है वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है, तो हर एक कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है भाई, बना दो। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CA4F8, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CaF2 हो गया। एंटी फ्लोराइड में जहां कैल्शियम है वहां ऑक्सीजन होगा, और जहां एनाइन था टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोरीन, वहां कैटाइन होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी Z क्या लें। तो इसमें कैलकुलेटिंग द डेंसिटी Z आपको लेना है, तो 4 उसमें कैल्शियम हो गए और 8 फ्लोरीन हो गए, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। मैं डेंसिटी के फॉर्मूला लिख देता हूं, और डेंसिटी के फॉर्मूले में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं। भाई एक बात देखो ना, डेंसिटी का जैसे फॉर्मूला होता है तो अपन लिखते हैं Z इफेक्टिव इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय Na इनटू AQ। अब आप ऐसे ले लो कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू Z इफेक्टिव क्या ले लें अपन 4 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaF2। तो आपने क्या किया, ये तो Na हो जाएगा और इनटू AQ। आपने क्या किया, 4 फ्लोरीन 4 कैल्शियम ले लिए और 8 फ्लोरीन ले लिए। अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिखो 4 into atomic mass of calcium and 8 into atomic weight of fluorine, या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसके मॉलिक्यूलर मास से, एक ही बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, फिर और कोई क्वेश्चन है? नहीं है। Z इफेक्टिव में कैटायन का ही लेना जरूरी है? मैंने कैटाइन का ही नहीं लिया, दोनों लेना जरूरी है। Z इफेक्टिव का मतलब है कितने एटम हमारे यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सारे Z इफेक्टिव में जाएंगे। जैसे आप इसको जैसे भी बताया ना मैंने सेपरेटली, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, 4 into atomic weight of calcium plus 8 into atomic weight of fluorine, ये हो गया डिवाइड बाय Na इंटू AQ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। ठीक है सर। आप किसी को और कुछ पूछना है? दूसरा और कुछ दिया था मैंने, कुछ और दिया था? डीपीपीस वगैरह, ओसी के डीपीपीस? नहीं। अब इसका एक्सरसाइज 2 होमवर्क है आपका। अच्छा, आज सॉलिड स्टडी बोला था, अब आपका एक्सरसाइज 2 इसका होमवर्क है, और ये एक्सरसाइज 2 में आपको इस वीक में ही डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा पढ़ लेते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रीवियसली क्या पढ़ रहे थे वो बता दो आप मुझे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी तो होमवर्क दिया होगा भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो होमवर्क दिया होगा, 100% दिया होगा। सर सेक्शन एबीसी था। तो सेक्शन Part एबीसी 2 का। अगर बोलो पार्ट 2 का दिया था सर बस। तो फिर मतलब वो डिस्कस किया आप लोगों ने, मतलब सॉल्व किया? नहीं सर, ORM 1 किया था। ORM 1 तो मतलब अभी या तो डाउट पूछो या फिर आगे पढ़ते हैं। क्या पूछोगे डाउट्स में? कुछ और पूछना है कंसेप्चुअली, कुछ ऐसे आपको? आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने में अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, है ना? तो अपन को जो पढ़ना है वो आप आज कल का होमवर्क डिस्कशन बता दीजिए। अच्छा, कल होमवर्क डिस्कस नहीं करेंगे, कल तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मतलब थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन, और फिर नेक्स्ट से जो कल के बाद जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे। और होमवर्क होगा यही ऑर्डर में होमवर्क डिस्कस करूंगा। पहले अपन डिस्कस करेंगे दैट इज ORM 1। इसका एक्सरसाइज 1 हो गया ना हमारा पूरा? हाँ सर। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया, तो इसका एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 डे आफ्टर टुमारो। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका एक्सरसाइज 2 ही करो, क्योंकि फिर मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज 3 भी होगा तो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन A, B, C और D कर लेते हैं। ये परसों का होमवर्क है। स्कूल शुरू हो गए तुम लोगों के? मतलब वो तो पहले ही शुरू थे। डे टाइम में कब तक होता है तुम्हारा स्कूल? आफ्टरनून में कब तक होता है? सर मैक्सिमम 12 o'clock तक होता है, बट 3 घंटे से ज्यादा नहीं लेते एक दिन में, और अल्टरनेट डेज पे 2 hours के लिए लेते हैं DAV वाले। अच्छा, तो 12 o'clock तक ही होता है, बाकी मतलब 12 o'clock के बाद तुम लोग फ्री हो जाते हो? हाँ सर। और तुम्हारा 12 o'clock से कोई क्लास भी होता है क्या, या तुम लोग मतलब स्कूल के बाद फिर अभी घर आने का तो कोई है ही नहीं, घर में ही हो, है ना? बट जब भी अल्टरनेट में 2 घंटे का लेक्चर होता है तब कभी कभी मैम 11:30 से 12:30 भी लेती है, बट उसके पहले हम फ्री रहते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब जैसे अभी मॉर्निंग में अब 8 o'clock नहीं होती क्लास? वो तो होती है सर एवरीडे। अच्छा, वो तो होती है। अरे यार, फिर तो चलो कोई बात नहीं। तो क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना जैसे प्रीवियस वीक और इस वीक में ऐसे लग रहा है जैसे मुझे टाइम ना कम मिल रहा है, तो चलेगा, कोई बात नहीं, अपन मतलब कुछ ना कुछ क्लासेस बढ़ाएंगे और क्या, है ना? तो ठीक है, अभी फिर स्कूल का टाइम हो गया तुम्हारा। अभी क्या करना है, आगे पढ़ना है या स्कूल के लिए जाना है? अरे सब चुप है। कोई तो बोलो भाई। कोई कुछ नहीं बोल रहे। 15 मिनट है, 15 मिनट में मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ानी है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब काफी अच्छा पार्ट है डिस्कशन का, तो 15 मिनट में मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा।
15 मिनट में तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब अपन बस थोड़ा सा आउटलाइन ही बना पाएंगे कि है क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गया। अपन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बस 5 मिनट दो, अपन एक पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, अपन एक पार्ट डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है और उसमें कहा गया कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, और मुझे कॉम्प्लेक्स दिया गया Fe, ठीक है, CN होल 6 4 नेगेटिव। ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, होल 6, ठीक है, when it's mu is equal to 4.87। मुझे ये बताया, अब तक जितने भी कॉम्प्लेक्स अपन ने पढ़े ना, कभी अपन ने ये नहीं किया, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है ना तो लिगेंड्स के नेचर को भूल जाओ, इस पे फोकस करो। अगर इस पे फोकस करूंगा तो इसका मतलब मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, Fe एटॉमिक नंबर 26, Ar 3d6 4s2। तो मैं क्या करूंगा, Fe +2 लिखना है एक्साइटेड स्टेट में, तो ऑब्वियसली बात है अपन लिखेंगे 3d6 4s0। तो मैं इसको लिखूंगा, अच्छा अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना 3D ऐसे बनाना है, ये 3D है और 3d6 होगा तो वी हैव टू राइट लाइक दिस। अब जनरली अपन क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, लिगेंड के नेचर को चेक करते हैं ना, इसको लिखने के बाद अपन लिगेंड के नेचर को चेक करते हैं कि लिगेंड का नेचर क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग कर दो, वीक लिगेंड है पेयरिंग मत करो। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट मुझे 4.87 चाहिए तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इसका स्ट्रक्चर बताना है जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.87 हो, और 4.87 का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, और डेसिमल से पहले वाला नंबर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अपन को कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता मैग्नेटिक मोमेंट, अगर गिवन है तो फिर अपन चेक करेंगे कि भाई उसके हिसाब से बताएगा। ठीक है ना, सो अगर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन होगा तो अपन कहेंगे फिर तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रखने हैं। आपने पूछा है कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ये हो। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट ये तो तभी हो सकता है जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, sp3 d2 बताऊंगा, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिवन होता तो सारे पेयरिंग कर देता, d2 sp3 बताता। वही तो पढ़ा करने कि अगर ये गिवन ना हो हमें इसका वो बताना है हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं तो ऐसे ही बताता। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपने दे दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे लिख लो। और आपने कहा इसका, भाई आप इस कॉम्प्लेक्स का ये जो कंपाउंड अपन को गिवन है, ये इसको NH3 कर देता हूं ताकि आपको पता हो ये न्यूट्रल है, ये वो भी न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इधर कितना आ रहा है अपने पास 2 नेगेटिव, Fe2+ कर लिया मैंने। तो ऐसे लिखो और मैग्नेटिक मोमेंट दे दो तो भी मैं ऐसे ही करूंगा। और अगर मान लो अपन को ऐसे लिखना है, अपन से कहा गया कि भाई अगर मान लो ये 3 नेगेटिव होता है
ये नेगेटिव होता है। तो अपन को पता है इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता, और +3 आता तो मैं इसको हटाता। अब मैग्नेटिक मोमेंट ये गिवन होता तो अपन कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी करूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर ले आऊंगा तो 3 बचेंगे, और अगर एक को किसी को हटा भी नहीं सकता क्योंकि एक ही पेयरिंग में कर नहीं सकता मुझे, या तो आप मैग्नेटिक मोमेंट, अब अगर ये गिवन है तो आप मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करो 100%, वो अपन को ऐसे ही गिवन होगा, यू राइट लाइक दिस। अब अपन को ऐसे तो डेसिमल के पहले वाला नंबर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो लिगेंड से हम सॉल्व नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन को, हम किससे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हमें वो चेक करना है जिससे कि उसमें उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे ऐसे गिवन होता तो और ऐसे लिखा तो अपन कहते हैं लिगेंड तो वीक है, तो वैसे भी पेयरिंग नहीं करते हम तो, और हाइब्रिडाइजेशन बगैर पेयरिंग के ही बताते हैं हम तो sp3d2। लेकिन अगर मुझे ऐसे गिवन होता तो मैं कहते हैं कि भाई आपने बताया कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन हो तो इसका मतलब है मुझे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन उसके हिसाब से बताना है। तो फिर लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, मुझे तो पेयरिंग से मतलब है, ये इसमें पेयर कर दो, ये इसमें पेयर कर दो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट मुझे 0 रखना है। तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से होगा। समझ में आया? ये हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट टाइम फिर अपन, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद काफी सारे क्वेश्चंस अपन ऐसे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो जाएगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। इसमें अपन को कि भाई अगर अंदर खाली है फिर भी नहीं यूज करते आप ऑर्बिटल, व्हाट वाज द रीजन, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है, तो अपन वहां डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स मैं अभी भेज देता हूँ, मेरे पास आ गए थे नोट्स, मैं शायद भेज नहीं पाया, मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। ठीक है, कल सुबह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे।